हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीसीएम का सेकंड लेक्चर यानी फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक। हमने पिछले वीडियो में बीसीएम का मतलब कम्युनिकेशन का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो फंक्शंस क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, जानते हैं। फर्स्ट फंक्शन है कंट्रोल। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर बॉस को अपने एम्प्लॉयज़ पे कंट्रोल रखना है तो उसको कम्युनिकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रोज़ के काम हैं उस पर कंट्रोल रखना है तो बिना कम्युनिकेशन के वो पूरा नहीं हो सकता है। जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, अपने थॉट्स शेयर नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हम अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, और उसकी वजह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर कोई भी लॉस फ्यूचर में होने वाला होगा तो। फिर आता है सेकेंड फंक्शन है मोटिवेशन। मोटिवेशन, अगर हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ आज थोड़ा कम काम कर रहे हैं पर हम चाहते हैं कि उनके तरफ से हम ज़्यादा ये ले पाएँ, आउटकम ले पाएँ, तो उसके लिए उन्हें मोटिवेट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे तभी वो अच्छा काम कर पाएंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड आता है इमोशनल एक्सप्रेशन। अगर हमें हमारे एम्प्लॉयज़ से ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका क्या इमोशन है वो जान लेना है, अगर हमें पता करना है कि वो खुश है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहकर वो खुश है या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो ये सब जानने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की ही हेल्प लेनी पड़ती है। फिर आता है कम्युनिकेशन का और एक फंक्शन होता है इन्फॉर्मेशन। हमें अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आउटसाइडर्स से भी करनी रहे या फिर आउटसाइडर्स की इन्फॉर्मेशन हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल हो, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। इवन एम्प्लॉयज़ से अगर हेड तक कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर वो परचेस से लेकर हो या फिर सेल्स या फिर कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें जितने काइंड्स कम्युनिकेशन के दिए हैं RTMNU में हम उतने पढ़ेंगे। वैसे तो कई प्रकार के काइंड्स होते हैं, पर जितने हमको दिए हैं हमारे बुक में हम उतना ही पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन यानी ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ कोई भी थॉट्स या फिर आइडियाज़ या फिर कोई भी जो शेयरिंग हो रही है हमारे मैसेज की, वो रिटन फॉर्म में होती है। जस्ट लाइक सर्कुलर्स, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, टेलीग्राम, ये सारे एग्जाम्पल है रिटन कम्युनिकेशन के। ये एक फॉर्मल मेथड है कम्युनिकेशन का, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क बहुत होता है। इसके एक फ़ायदा है कि ये बहुत क्लैरिटी के साथ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ जो है वो रिटन फॉर्म में लिखी हुई होती है जो हमारे लिए बाद में जाकर कभी यूज़फुल हो सकती है। रिटन कम्युनिकेशन के कई एडवांटेजेस हैं, जैसे पर्सनल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फेस टू फेस रहना ज़रूरी नहीं रहता है। फिर आता है क्लैरिटी होती है मैसेज में, क्योंकि लिखा हुआ रहता है इसलिए उसमें बहुत क्लैरिटी रहती है, और ये लो कॉस्ट का रहता है, इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। फिर हमारे पास रिटर्न एविडेंस भी रहता है। अगर कल को जाके सामने वाला बंदा बोले कि मैंने ये नहीं बोला था, तो हम उसको रिटर्न एविडेंस दिखा सकते हैं। और रिटर्न कम्युनिकेशन का और एक फ़ायदा ये है कि हम एक साथ कई लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ये हुए फ़ायदे। उसके बाद डिसएडवांटेजेस भी हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के। फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें पूरा अच्छे से फॉर्मेट लिखना पड़ता है और फिर भेजना पड़ता है, फिर वो पहुंचता है रिसीवर तक और फिर वो पढ़ता है, तो इसके लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। फिर आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। इसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है, क्योंकि बीच में कहीं भी कोई भी वो लेटर या फिर वो जो भी मैसेज लिखा है हमने वो खोल के देख सकता है, इसलिए सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है। फिर आता है डिले ट्रांसमिशन। किसी कारणवश कभी कभी ट्रांसमिशन जो है वो डिले हो सकता है, लेट पहुंच सकता है हमारा मैसेज, जिसके वजह से बहुत सारे लॉस हो सकते हैं। फिर आता है नो यूज़ फॉर इलिटरेट पीपल। जो इलिटरेट पीपल है उनके लिए ये कम्युनिकेशन किसी काम का नहीं है, इसीलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर आता है नो प्रॉम्प्ट फीडबैक। हमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है इस कम्युनिकेशन में, इसीलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर आता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन यानी ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ मैसेज जो है वो थ्रू वर्ड्स ट्रांसमिट होता है, यानी स्पोकन वर्ड्स के ज़रिए हम हमारी फीलिंग्स, हमारे आइडियाज़ एक दूसरे को शेयर करते हैं। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन भी कहलाता है। और इसमें हमें फ़ेस टू फेस या फिर टेलीफोन के ज़रिए बातें होती हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इससे टाइम सेव काफ़ी होता है और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है, और इसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज़ नहीं समझती है तो हम उन्हें अच्छे से वापस से पूछ सकते हैं। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि हम कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हम उन्हें पूछ सकते हैं। ग्रेटर इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ओरल कम्युनिकेशन में इफ़िशियंसी बहुत होती है और प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है।
फिर आता है क्विक एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। और ओरल कम्युनिकेशन की वजह से टास्क का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं हम डिसीजन मेकिंग जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फेस टू फेस होते हैं इसीलिए। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के, तो हमें इसमें फ़ेस टू फेस मीटिंग करनी पड़ती है, जिसका मतलब ये है कि हमें वो बंदा फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए इस समय, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर आता है एक्सपेंसिव मेथड। हमें एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि हमें उस टाइम उस जगह प्रेजेंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस टाइम उस जगह पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हर जगह हम पहुंच पाएँ, तो ये एक्सपेंसिव मेथड है। फिर आता है इनकन्वीनियंस। शायद ये कई लोगों के लिए इनकन्वीनियंट भी हो सकता है। कोई ऐसा हो जो सोच रहा हो कि मैं डिसीज़न लूँ फिर बताऊँ, थोड़ा अगर फीडबैक देना हो तो उसको टाइम चाहिए हो, तो उसके लिए वो ये ओरल कम्युनिकेशन जो है वो इनकन्वीनियंट हो जाता है। और इसका और एक डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं बचता है जब तक हम उसकी रिकॉर्डिंग ना कर लें। फिर आता है नो टाइम फॉर थिंकिंग। हमारे पास टाइम नहीं रहता है थिंकिंग के लिए, हमें तुरंत फीडबैक देना पड़ता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर आता है नो फ्यूचर रेफरेंसिंग। हमारे पास फ्यूचर के लिए कोई रेफरेंस नहीं होता है कि हमने ये ओरल कम्युनिकेशन किया था, कम्युनिकेशन का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। देन है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन यानी कुछ प्रेजेंटेशंस या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम रीड भी कर सकें और हम उन्हें रीड करके हम समझा सकें, तो वो है विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखे होंगे, तो वो भी विजुअल कम्युनिकेशन में आता है, जहाँ हम ग्राफ वगैरह रहा तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो रहता है वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? इजी एक्सप्लेनेशन। ये इजीली एक्सप्लेनेबल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें वो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज आए, हम ग्राफिकली उसे अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है सिंपल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन काफ़ी सिंपल होता है, जिसकी वजह से हम जल्दी से उस चीज़ को समझ सकते हैं, और इसमें टाइम भी काफ़ी सेव होता है, क्योंकि हमें जल्दी समझता है इसीलिए हम जल्दी उस पर रिएक्ट कर पाते हैं और डिसीजन मेकिंग भी जल्दी हो पाती है। फिर आता है पॉपुलर एंड क्विक टू अंडरस्टैंड। ये काफ़ी पॉपुलर मेथड है, आजकल तो काफ़ी जगह यही चालू है, यही सिस्टम चालू है। आप ऑफिसेस में देखें या फिर कहीं पे भी पीपीटी वगैरह का फॉर्म बहुत कॉमन है। फिर आता है विजुअल कम्युनिकेशन सपोर्ट्स एंड और ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के हेल्प के लिए अगर अच्छे से समझाना है कुछ चीज़, तो विजुअल कम्युनिकेशन काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद आता है कि पिक्चर्स जो रहते हैं वो हमारे वर्ड्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करते हैं। पिक्चर्स जो है वो हमें ज़्यादा देर तक ध्यान में रहते हैं इन कंपैरिजन टू वर्ड्स। और विजुअल कम्युनिकेशन इलिटरेट पीपल के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि अगर उनको रिटन कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है तो शायद वो विजुअल कम्युनिकेशन देखकर समझ जाएं कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। फिर आता है कि विजुअल कम्युनिकेशन में हमें कोई लैंग्वेजेस पता रहनी चाहिए, इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। हमें अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं भी आती है तो हम उस विजुअल ग्राफिक को देखकर हम पता कर सकते हैं। फिर है डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और प्रेजेंटेशन जो रहता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से हमें उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और कभी कभी ये बिना ओरल कम्युनिकेशन के इनकम्प्लीट होता है, इसकी वजह से भी ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमें यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, और इसमें टाइम और एफर्ट्स बहुत लगते हैं। ग्राफ, मैप्स, डायग्राम्स, इन सारी चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। और कई बार ये डिफ़िकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कई बार बहुत से लोग मैप्स को नहीं रीड कर पाते हैं अच्छे से, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है विजुअल कम्युनिकेशन का। फिर आता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ कॉम्बिनेशन होता है आँखों का और साउंड का, यानी आपको वो प्रेजेंटेशन या फिर वो ग्राफ या फिर वो जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो भी दिखेगा भी, और आपको उसके साथ साउंड भी आएगा। जैसे कि ये वीडियो मेरा, इसमें आपको स्क्रीन पे कुछ प्रेजेंटेशंस भी दिख रहे हैं और उसके साथ मेरा आवाज़ भी आ रहा है, तो ये हो गया ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हम पार्टिसिपेंट्स का अच्छे से अटेंशन ले पाते हैं, हम जल्दी अटेंशन ले पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान अच्छा बना रहता है। फिर आता है एडवांटेजेस में ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट यूज्ड। इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों कंटेंट रहते हैं, इसके वजह से पार्टिसिपेंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं। थर्ड एडवांटेज है पार्टिसिपेंट्स फील मोर एंगेज्ड। इसमें ऑडियो वीडियो अवेलेबल होता है, इसके वजह से पार्टिसिपेंट जो है वो मोर एंगेज रहते हैं, ज़्यादा उस चीज़ के तरफ फोकस्ड रहते हैं। ईजियर टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करने के लिए ईजी रहता है। फिर आता है ईजियर टू रिमेंबर। हमें ये ध्यान में भी बहुत रहता है, क्योंकि हमें दिख भी रहा है और हम सुन भी रहे हैं, इसीलिए हमारे दिमाग में वो जल्दी समझ में आता है।
और हम उसे अच्छे से ध्यान में रख पाते हैं। और मिनिमल मिस्टेक्स, इसके वजह से मिस्टेक्स में काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि अगर लिखा हो गलत होगा तो कम से कम बोलते वक्त हम सही बोलते हैं और उसकी वजह से मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स, ये दो पर्सन्स के बीच में वर्बल या नॉन वर्बल मेथड में कम्युनिकेट की जाती है। इसमें फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ मैसेज भी इंक्लूड होता है, जिसके वजह से सर्टेन टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर, ये सारे भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड कर सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की वजह। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई भी डाउट हो किसी के मन में, तो आराम से क्लियर हो सकता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की वजह से। फिर आता है सुपरवाइजरी कम्युनिकेशन। सुपरवाइजरी कम्युनिकेशन यानी ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ एक गाइडिंग मतलब गाइडिंग एक हेड और एम्प्लॉयज़ के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो सुपरवाइजरी कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे एक बंदा जो होता है वो सुपरवाइज करता है दूसरे, मतलब एक का जो पोजीशन रहती है वो हाई रहती है और एक बंदे की पोजीशन लो रहती है, और दोनों में जो कम्युनिकेशन होता है तो वो सुपरवाइजरी कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें ये सुपरवाइजरी कम्युनिकेशन अच्छी होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ और हेड के बीच में या फिर सुपीरियर्स के बीच में एक गुड रिलेशनशिप बना रहता है। आप जब भी काम करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वगैरह, तो ये कम्युनिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी से डिसीजन मेकिंग वगैरह बहुत पॉसिबल हो पाती है। फिर आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो मेंबर्स हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन होती है, पर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होती है, वो ऐसी ही नॉर्मल फ्रेंडली कम्युनिकेशन होती है, उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। उसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ताकि एक चीयरफुल मूड बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके वजह से एम्प्लॉय जो है वो अच्छा टास्क कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियल आउटकम प्रोवाइड करें। इसके एडवांटेजेस भी होते हैं बहुत सारे, जैसे वो डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम हमारे दिल की बात बराबर सही से बोल पाते हैं और कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं या फिर कोई डर नहीं रहता है। इसके वजह से डिसीजन मेकिंग में अगर कोई भी डिसीज़न हमें अच्छा ना लग रहा हो तो वो हम आराम से खुल के बता सकते हैं, और रिलेशनशिप भी अच्छा होता है इस वजह से, और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे जो एनवायरनमेंट है वो फ्लेक्सिबल बनता है, और जो मैसेज है वो काफ़ी फास्टली एक दूसरे को ट्रांसमिट कर पाते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। फीडबैक भी बहुत जल्दी मिल जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। इसके डिसएडवांटेज भी है कि ये मैनेजमेंट में कभी कभी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है, डिसिप्लिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो ख़राब कर सकता है, और शायद सीक्रेसी भी कभी कभी मेंटेन नहीं हो पाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से। कुछ चीज़ें जो हमें शायद फ्यूचर में कुछ करना हो वो अभी लीक हो सकता है, जिसके वजह से हमें फ्यूचर में लॉस हो सकता है, और इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं होता है, इसीलिए ये डिसएडवांटेजेस भी हैं इसमें। और ये इसमें भरोसा भी नहीं रख सकते हैं हम, क्योंकि ये रिलायबल नहीं होता है। हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे भरोसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कभी इसके लिए एविडेंस भी नहीं होने वाला है।